बिजनेस पर पिछले काफी वक्त से रोज हम आपको बजट से पहले यानी मोदी बूस्टर बजट 2018 से जुड़ी एक्सक्लूसिव स्टोरीज और खबरें दिखा रहे हैं। और आज जब बजट को आने में सिर्फ 2 दिन बाकी हैं, हमने हर एक सेक्टर, हर एक क्षेत्र से जुड़ी हुई आप सबकी उम्मीदों को सामने रखने के लिए प्रोग्राम की शुरुआत की है। और हम आपको बताएं कि इस बजट से जो सैलरीड क्लास है यानी आप आम आदमी जो इस वक्त हमें देख पा रहे हैं, एक आम कारोबारी जो हमेशा जी बिजनेस देखते हैं, अपने फायदे की बात जो हम उनको बताते हैं, साथ ही रेलवे से जुड़ी हुई कुछ बड़ी योजनाएं जो सामने आ सकती हैं इस बजट में, हाउसिंग सेक्टर से जुड़े हुए क्या ऐलान हो सकते हैं, इन तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करने वाले हैं जो कि पिछले कई दिनों से हम आपको लगातार एक्सक्लूसिव खबरें दिखा रहे हैं। और हम आपको बताएं कि इस खास पेशकश में अगले आधे घंटे में हम अपने तमाम जितने भी हमारे रिपोर्टर्स हैं जो कि एक्सक्लूसिवली हम तक ये तमाम खबरें पहुंचा रहे हैं, उनसे ही जानेंगे कि बस जब 2 दिन बाकी है बजट आने में, तो अलग अलग क्षेत्रों में क्या क्या थोड़ी बहुत सुगबुगाहट देखी जा रही है, लोग लास्ट मिनट कुछ अपनी मांगे यहां पर वित्त मंत्री साहब के सामने रख रहे हैं और क्या उम्मीद की जानी चाहिए। आलोक प्रियदर्शी हमारे साथ है, प्रकाश प्रियदर्शी भी हमारे साथ ग्राउंड जीरो से इस पूरी रिपोर्टिंग के लिए है, साथ ही हमारे साथ समीर जुड़ेंगे, रेलवे से जुड़ी हुई खबर हम तक पहुंचाएंगे और अनुराग से भी हम जानेंगे कि आखिरकार यहां पर जो रिटेलर्स हैं उनकी इस बार बजट से क्या मांग है। जी बिजनेस को जो एक्सक्लूसिव खबर मिली है कि बजट में सैलरीड क्लास के लिए बड़ी राहत की खबर आ सकती है और टैक्स स्लैब में बदलाव किया जा सकता है। और थोड़ा सा इस पर और डिटेल्स मेरे सहयोगी आलोक प्रियदर्शी से लेते हैं। आलोक, सबसे ज्यादा उम्मीदें रहने जा रही है एक सैलरीड क्लास की, जब वित्त मंत्री अरुण जेटली सुबह 11 बजे 1 फरवरी को अपना बजट पेश कर रहे होंगे, वो शायद बस इस पल का इंतजार कर रहे होंगे कि उनके लिए इस बजट में क्या रहने जा रहा है। टैक्स स्लैब में सबसे ज्यादा उम्मीदें यहां पर एक आम सैलरीड क्लास लगा रहा है। इस बार जरा बताइए, ये शायद खबरें सामने आ रही कि एक नया टैक्स स्लैब फिर से, मतलब 10% का एक स्लैब फिर से लाया जा सकता है और जो बेसिक छूट है टैक्स सीमा की वो बढ़ाई जा सकती है। बिल्कुल, देखिए, जब ये सरकार, मोदी सरकार पहली बार आई थी, उस साल के बजट में भी वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 50,000 रुपये स्लैब में बढ़ोतरी करी थी। और इस बार भी माना यह जा रहा है कि ये फुल फ्लेज बजट है मोदी सरकार का, तो इसमें भी जो हमें उम्मीद है, जो हमें सरकारी सूत्रों से जानकारी मिली है, उसके मुताबिक जो स्लैब है 2.5 लाख का, उसको बढ़ाकर 3 लाख किया जा सकता है। और साथ ही साथ जो अब मौजूदा स्लैब्स हैं, स्लैब में बदलाव किया जाएगा। पिछले साल स्लैब में से 10% का जो ब्रैकेट था उसको हटा दिया गया था, लेकिन जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक 10% के स्लैब की वापसी हो सकती है। और ये खास तौर से किया जाएगा मिडिल क्लास को देखते हुए। मिडिल क्लास जो कि माना यह जाता है कि 5 से 7.5 लाख के जो सालाना इनकम वाले ग्रुप हैं, उनको एक राहत मिल जाएगी। जो उनको अभी तक 20% के स्लैब में थे, उनको सीधे 10% का स्लैब देना पड़ेगा। तो ये बड़ी राहत हो जाएगी, क्योंकि 7.5 लाख से 10 लाख के बीच में जो स्लैब ऑलरेडी 20% का है वो रहेगा, लेकिन 5 से 7.5 लाख के बीच का एक स्लैब नया बन सकता है। अभी 5 से सीधे 10% का स्लैब है, तो 5 से लेकर 10 लाख तक का स्लैब है जिसमें सीधे 20% लगता है। तो 20% से 10% अपने आप में एक बहुत बड़ी राहत होगी सैलरी क्लास के लिए। और ये उम्मीद की जा रही है कि ये सरकार इस बजट में कर सकती है, क्योंकि नोटबंदी और जो जीएसटी लागू हुआ है उसके बाद सैलरीड क्लास और खास तौर से अगर देखें तो मिडिल क्लास को काफी परेशानियां हुई हैं और उनके हाथ कुछ नहीं आया। आपने सही बात कही है आलोक। एक तो कुछ बदलाव यहाँ पर टैक्स स्ट्रक्चर में, जिसकी उम्मीद तो हर सैलरीड क्लास लगाए हुए ही है। थोड़ा बहुत क्विकली आपसे स्टैंडर्ड डिडक्शन के बारे में पूछेंगे, क्योंकि जब हम भी एक बजट स्पेशल कर रहे थे तो वेद जैन साहब जो कि टैक्स एक्सपर्ट है, उन्होंने कहा था कि शायद सरकार स्टैंडर्ड डिडक्शन एक बार फिर से यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर सकती है, जो कि साल 2006 के बाद से खत्म हो गया था। तो इस बार इसकी संभावनाएं ज्यादा है, और क्या इससे फायदा होगा एक आम सैलरीड क्लास को? देखिए, स्टैंडर्ड डिडक्शंस तो खास तौर से पहले का हमेशा फीचर रहा है और बहुत साल ये बहुत पॉपुलर भी रहा है। बजट के टाइम में लोग जब इनकम टैक्स भरने जाते थे तो स्टैंडर्ड डिडक्शन को अपना माइनस करके चलते थे, उतना मान के चलते थे कि इतने अमाउंट पर टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन ये पिछले 2006 से जब खत्म कर दिया गया था तो एक जो ब्रैकेट होता था वो भी खत्म हो गया। लेकिन ये माना यह जा रहा है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन की वापसी हो सकती है, और इसमें यही होता है कि जो एक अमाउंट होता है उस अमाउंट को सीधे सीधे आपके जो टैक्सेबल इनकम से माइनस कर दिया जाता है।
वो अमाउंट 20,000 रुपये भी हो सकती है, वो अमाउंट 30,000 रुपये भी हो सकती है। तो कितनी भी अमाउंट हो सकती है, लेकिन सरकार को तय करना है कि अमाउंट कितना होगा और वो आपके टैक्सेबल अमाउंट से सीधे सीधे माइनस हो सकता है। हालांकि इस तरह का एक जो सरकार ने, चिदम्बरम जब थे तो उस वक्त उन्होंने 2,000 रुपये का एक दिया था कि टैक्स में से 2,000 रुपये की कमी कर दी जाएगी। तो वो कहीं ना कहीं उसका स्टैंडर्ड डायरेक्शन का अल्टरनेट माना जा रहा था, लेकिन माना यह जा रहा है कि स्टैंडर्ड डायरेक्शन जैसे एक पॉपुलर जो इंस्ट्रूमेंट था, जो लोग खासतौर से सैलरीड क्लास और मिडिल क्लास को काफी खुश रखता था, उसकी एक बार फिर से वापसी हो सकती है और सरकार जाहिर सी बात है कि इस बार बजट में सैलरीड क्लास, मिडिल क्लास का खास ख्याल रखेगी। जी, फिलहाल तो उम्मीदें ही हैं, विश लिस्ट ही है यहाँ पर आम सैलरीड क्लास की वित्त मंत्री अरुण जेटली जी से। और हमारे पास जो एक्सक्लूसिव खबरें हैं उसके मुताबिक जो कुछ आप चेंजेस बता रहे टैक्स स्लैब में, वो शायद उसकी उम्मीद लगा सकते हैं इस बार बजट से। लेकिन बजट से और ज्यादा उम्मीदें हैं ज्यादा जॉब ग्रोथ की, क्योंकि कैसे नौकरियां बढ़े इस पर इस बार खास फोकस रहने जा रहा है बजट पर। सरकार का क्लियर कट यहां पर इंडिकेशन है कि उन्हें नौकरियां बढ़ानी है और इसी उद्देश्य के साथ वो यहां पर सत्ता में भी आई थी। खास तौर पर बजट में रोजगार पर फोकस रहने जा रहा है। इसके लिए लेदर और टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रीज के तर्ज पर सरकार ऐसे कई स्पेशल जो सेक्टर है उसमें पैकेज दे सकती है जहां पर रोजगार के मौके बढ़े। सरकार ने इस बात के संकेत दिए हैं और ये जानकारों का भी कहना है कि बजट में जैसे कॉफी, रबर, स्पाइसेस, स्पेशल क्राफ्ट और एमएसएमई सेक्टर को स्पेशल पैकेज दिए जा सकते हैं, क्योंकि यहां पर रोजगार के अवसर बढ़ाने हैं और इन सेक्टर में एक्सपोर्ट की काफी ज्यादा गुंजाइश है। प्रकाश से थोड़ा बहुत और जान लेते हैं। प्रकाश, आप खास तौर पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को लेकर इस पूरे बजट में लगातार रिपोर्टिंग करते आए हैं, आपने अलग अलग सेक्टर से बात भी की है और समझा है कि किस सेक्टर में कितनी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट की दिक्कत है। तो इस बार जब वित्त मंत्री बजट पेश कर रहे होंगे तो कौन से सेक्टर पर सबसे ज्यादा फोकस रहेगा एज फार एज एम्प्लॉयमेंट इज कंसर्न? देखिए, सरकार के लिए नई नौकरियां पैदा करना एक बड़ी चुनौती है और उसको ध्यान में रखते हुए कुछ बड़े कदम उठाए जा सकते हैं, क्योंकि लेदर इंडस्ट्री को और उसके पहले टेक्सटाइल इंडस्ट्री को जो सरकार ने स्पेशल पैकेज दिए थे उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखना शुरू हो गया है और एक साल से भी कम समय में। इसका जिक्र जो है इकोनॉमिक सर्वे में भी हमें देखने को मिल सकता है, जहां पे सरकार ने जिक्र किया है कि कैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में 6,000 करोड़ रुपए के पैकेज की वजह से एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी हुई है। इसका मतलब ये है कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ देखने को मिली और उसका फ़ायदा जो है जो जॉब सीकर्स हैं उसको मिला, नई नौकरियां पैदा हुई। इसको देखते हुए लेदर इंडस्ट्री के लिए भी 2600 करोड़ रुपए के पैकेज का अनाउंस किया गया। उसका फ़ायदा जो है दिखना शुरू हो गया है और इसका जिक्र इकोनॉमिक सर्वे में भी किया गया है। उम्मीद ये की जा रही है और इस बात के पूरे संकेत मिले हैं, नीति आयोग के वाइस चेयरमैन ने भी इस बात की सिफारिश की है कि इससे जुड़े जितने भी सेक्टर्स हैं जिसका जिक्र आपने भी अभी किया, उसमें भी स्पेशल पैकेज की दरकार है और उसको दिया जाना चाहिए। इससे ये होगा कि एक तरफ जहाँ हमें एक्सपोर्ट बढ़ाने में मदद मिलेगी, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को भी बढ़ाने में मदद मिलेगी और ये ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे ज्यादा से ज्यादा जॉब्स क्रिएट किए जा सकते हैं। और उसको देखते हुए आपको याद होगा टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए जब 6,000 करोड़ रुपए का अनाउंसमेंट हुआ था, उसमें यह भी एक सिफारिश, एक प्रावधान था कि 3 साल के लिए वो कंपनी जो फिक्स टर्म पे लोगों को जॉब देगी, उसका जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, जिसमें कि पीएफ में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो 12% का होता है, वो सरकार अपनी तरफ से देगी। तो उस तर्ज पे इस बजट में भी तमाम ऐसे सेक्टर्स के लिए अनाउंसमेंट हो सकते हैं जहां पे जो सोशल सिक्योरिटी के जो बर्डन है वो सरकार उठाएगी, ताकि कंपनियों को जो है इस बर्डन कम हो और वो ज्यादा से ज्यादा जॉब क्रिएट करने के लिए प्रोत्साहित हो। तो इस तरह के इंसेंटिव्स दिए जा सकते हैं। तो इंसेंटिव्स जॉब क्रिएशन में अलग अलग सेक्टर जहां पर सबसे ज्यादा जॉब क्रिएशन के अवसर पैदा हो सकते हैं, सबसे ज्यादा फोकस यहां पर इस बार बजट में सरकार का यही रहने जा रहा है। लेकिन एक और फोकस रह सकता है इस बजट में, वो है हेल्थ सेक्टर से जुड़ा हुआ, क्योंकि सेहत से जुड़ी कोई भी परेशानी होने पर अभी हमें क्लिनिक या अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ते हैं। लेकिन जरा सोचिए कैसा रहेगा अगर आप घर बैठे बैठे बस एक फोन घुमाइए, फोन पर ही आपको डॉक्टर भी मिल जाए, दवा का नाम भी। और हमें जो एक्सक्लूसिव खबर मिली है जिसके बारे में हमारे साथ बताने के लिए समीर भी हैं मौजूद, वो हमें बताएंगे कि आखिरकार ये हेल्पलाइन 24 घंटे और 7 दिन कैसे काम करेगी। तो मतलब समीर, ये कैसे मुमकिन होने जा रहा है कि मुझे अगर डॉक्टर की जरूरत है, इलाज की जरूरत है, तो मैं बस अपना फोन घुमाऊं और इलाज मेरे पास और डॉक्टर मेरे साथ फोन पर मुझे बता रहे हैं कि मेरी दिक्कत क्या है और उसके हिसाब से दवाई कौन सी है।
बिल्कुल स्वाति, सेवा का नाम है मोबाइल हेल्थ सर्विस, जिसको सूत्र बताते हैं कि इस बार के बजट में शामिल किया जा सकता है। इस पूरी सेवा का जो केंद्र बिंदु है वो यही रहेगा कि सरकार देश के कोने कोने तक, यानी कि दूर दराज गाँवों में, कस्बों में हेल्थ सेवा मुहैया कराना चाहती है और उसके लिए इस सेवा की शुरुआत करना चाहती है। होगा ये कि जो लोग हैं वो बहुत मामूली रकम देकर अपने आप को सब्सक्राइब या रजिस्टर कर सकते हैं सेवा के तहत, और उसके बाद वो उनको एक नंबर दिया जाएगा और उसके आधार पर वो जो डॉक्टर, जो कि एक तरीके से कॉल सेंटर की तरह होगा, जहां पे वो फोन करके डॉक्टर को अपने मेडिकल प्रॉब्लम्स के बारे में बता सकते हैं और उधर से डॉक्टर उनकी मेडिकल हिस्ट्री को समझते हुए उन्हें सही जांच और सही इलाज जो है वो फोन पे बता सकते हैं। इसके एवज में सरकार जो है कई अन्य तरीके की सुविधाएं भी इस तरीके से मरीजों को या लोगों को देना चाहेगी। ये एक तरीके से कोशिश है सरकार की कि वो गांव तक जो है हेल्थ सेवा मुहैया कराए, और इसके लिए एक डॉक्टर का पूल तैयार होगा, एक कॉल सेंटर टाइप की सर्विस बनाई जाएगी, लोगों को रजिस्टर करने के लिए कहा जाएगा। ये बहुत मामूली खर्चे पे होगा और आप मोबाइल के जरिए हेल्थ सेवा हासिल कर सकते हैं। इसके लिए अलग से 500 करोड़ रुपए जो है वो आवंटित भी किए जा सकते हैं, जिसका बजट में ऐलान हो सकता है। तो हेल्थ की दिशा में एक बड़ा कदम इसको सरकार की ओर से देखा जा रहा है और इसका जिक्र भी इससे पहले हेल्थ मिनिस्टर जो है वो कर चुके हैं। जी, तो हेल्थ एक बेसिक सर्विस जो कि न सिर्फ शहर बल्कि बाकी गांव में भी इसको पहुंचाने का जो एक लक्ष्य है वो सरकार लेकर आगे बढ़ रही है, और एक 24 घंटे हेल्पलाइन से बेहतर इसके लिए ऑप्शन और क्या सबके लिए हो सकता है। एक और सबसे बड़ा फोकस पॉइंट इस बार बजट में रहने जा रहा है आपका अपना सपनों का घर, मतलब हाउसिंग सेक्टर में क्या ऐलान किए जा सकते हैं इस बार बजट में, और खास है भी इसलिए क्योंकि हाउसिंग को इंफ्रा का दर्जा मिला है और उम्मीद यही की जा रही है कि उस पर और भी ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। तो क्या क्या कुछ एक्सक्लूसिव पॉइंट्स यहां पर रहने जा रहे हैं हाउसिंग सेक्टर के लिए। तो इसके तहत अगर आप मकान मालिक हैं, आपने किराए पर घर अपना दे रखा है किसी को, तो आपके लिए अच्छी खबर रह सकती है इस बार बजट में। तो अभी आपको किराए के मकान से रेंट के जरिए जो कमाई होती है उस पर 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। सूत्रों के हवाले से खबर अब यह है कि ये टैक्स छूट जो है 40% की जा सकती है। तो प्रकाश, ये बताइए, जो मकान मालिक हैं उनके लिए ये छूट है अतिरिक्त 10% की, जिनको पहली बार घर लेना है या जो घर ऑलरेडी जिनके पास है, हाउस रेंट में टैक्स की और छूट, हाउस अलाउंस में, उनके लिए क्या कुछ खुशखबरी इस बजट में आने जा रही है? देखिए, हाउसिंग सेक्टर के लिए काफ़ी कुछ संभावनाएं जताई जा रही हैं, जानकारियां मिल रही हैं। मिनिस्ट्री ने भी अपनी तरफ से सिफारिश की है। उसका एक पहलू तो ये है जो आपने जिक्र किया है, जिसमें स्टैंडर्ड डिडक्शंस की बात है, उसकी सीमा को बढ़ाई जा सकती है ताकि सरकार जो है जो रेंटल हाउसिंग है उसको बढ़ोतरी देना चाहती है। और शहरों में, बड़े शहरों में खासकर काफ़ी घर खाली हैं जिसका कोई कमर्शियल इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करने की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं ताकि वो अपने घर को किराए पे दें और इसका फ़ायदा उनको भी मिले और ख़ासकर हाउसिंग की जो डिमांड है उसमें भी कमी आए। इसके अलावा मिनिस्ट्री ने जो सिफारिश की है उसमें यह कहा है कि अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में खास तौर पे जो बजट है उसको 3 गुना तक बढ़ाया जाए ताकि हाउसिंग फॉर ऑल का जो टारगेट है वो सरकार पूरा करे। हाउसिंग फॉर ऑल की अगर हम बात करें तो सरकार के लिए काफ़ी एम्बिशियस टारगेट है। 2022 तक सरकार ने सबको घर मुहैया कराने का टारगेट रखा है। उसके मद्देनज़र अगर आप देखें तो खासकर ऐसे सैलरीड क्लास या ऐसे इनकम ग्रुप जिनकी सैलरी जो है 6 लाख रुपए तक है, उनके लिए एक बेनिफिट की बात यह है कि हाउसिंग फॉर ऑल के तहत अगर उनकी जो अभी प्रावधान है उसके मुताबिक 6.5% की सब्सिडी उनको मिलेगी, इंटरेस्ट सब्सिडी, अगर वो घर खरीदते हैं और उस घर की जो साइज होगी वो 60 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसमें दिक्कत ये आ रही है कि लोगों की फैमिली अगर थोड़ी बड़ी है तो वो ज़्यादा साइज़ का घर चाहते हैं और इस लिहाज से 60 स्क्वायर मीटर उनके लिए छोटा पड़ रहा है और लोग उसमें उस तरह के घर बुक कराने में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। उसको देखते हुए सरकार जो है इस साइज़ में बढ़ोतरी कर सकती है। इसको 60 स्क्वायर मीटर से बढ़ा के 70 या 75 स्क्वायर मीटर किया जा सकता है और उसमें भी उनको 6.5% की इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी। इसके फायदे ये होंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग घर की बुकिंग कराएंगे और हाउसिंग फॉर ऑल का जो टारगेट है वो सरकार पूरा करेगी। अभी तक जो अगर आप घरों के निर्माण की संख्या को देखें तो उसके हिसाब से सरकार को इस टारगेट को पूरा करने के लिए हर दिन कम से कम 20,000 घर बनाने पड़ेंगे, जो कि ये काफ़ी एम्बिशियस टारगेट है और चैलेंजिंग भी है। उसको देखते हुए और एक चुनौती ये भी है कि लोग उतनी ही तेजी संख्या में उतनी ही दिलचस्पी लें उन घरों की बुकिंग में, वो घर खरीदने में भी। तो उसको देखते हुए सरकार होम बायर्स को कई तरह के रिलीफ दे सकती है। बिल्कुल, होम बायर्स बिल्कुल टकटकी लगाए
देखेंगे कि क्या कुछ वित्त मंत्री साहब और जो आपने तमाम कहा है बातें और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, अपेक्षाएं जो कि इस बार लगाई जा रही है हाउसिंग सेक्टर से खासतौर पर बजट में, क्या वो पूरी होंगी। बहुत शुक्रिया फिलहाल प्रकाश हमसे जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन एक और जो उम्मीद है वो बजट से लगाए बैठे हैं कंपनी और रिटेलर्स, जिनके लिए खुशखबरी आ सकती है। जो ट्रांजिशनल टैक्स क्रेडिट लेने की मियाद खत्म होने से नुकसान उठा रहे हैं। तो जी बिजनेस को सूत्रों के हवाले से खबर यह मिली है कि वित्त मंत्री अरुण जेटली इस बजट में ट्रांजिशनल टैक्स क्रेडिट की मियाद 6 महीने बढ़ाकर 30 जून तक कर सकते हैं। और अभी जीएसटी लागू होने के बाद कंपनियों को 180 दिनों की मोहलत दी गई थी, जिसके दौरान उन्हें पुराने माल पर टैक्स क्रेडिट क्लेम करना था, जो कि 27 दिसंबर को खत्म हो गया। अब कंपनियों का यह कहना है कि उनके पास अभी काफी इन्वेंट्री पड़ी है, जिसे खपाने में कम से कम 6 महीने का वक्त तो लग सकता है। कंपनियों की मांग है कि उन्हें जून तक का एक्सटेंशन दिया जाए और कंपनियों का तर्क भी कि वो पुराने माल पर पहले ही टैक्स दे चुके हैं। अगर उन्हें मोहलत नहीं दी गई तो एक ही माल पर उन्हें 2-2 बार टैक्स देना पड़ेगा, जो कि गलत है। इस पर अनुराग से ही जान लेते हैं। अनुराग, तो ये मान लिया जाए कि जितनी भी ये परेशानियां इस बार जो जितने भी कारोबारी हैं वो उठा रहे हैं, उनको बजट में इस तौर पर कम से कम आसानी मिलेगी, ट्रांजिशनल टैक्स जो है उसकी मियाद बढ़ेगी। जी बिल्कुल, जैसा कि मैं ये बताना चाहूंगा सबसे पहले कि जो जीएसटी लागू हुआ था और जीएसटी लागू होने के बाद जो कंपनियों के पास जो स्टॉक पड़ा हुआ था, जिसमें कई सारी बड़ी कंपनियां थी, रिटेल सेक्टर की कंपनियां थी, ऑटो सेक्टर की कंपनियां थी, इसके अलावा जो फार्मा सेक्टर की कंपनियां थी, उन कंपनियों का जो स्टॉक था, जो जीएसटी से पहले का स्टॉक था, उस स्टॉक पे सरकार ने 6 महीने की मियाद दी थी, 180 दिन की मियाद दी थी कि वो कंपनियां इन 180 दिन के अंदर ट्रांजिशनल टैक्स क्रेडिट को क्लेम कर सकती है। और जो पुराना माल है, 1 जुलाई से पहले का माल है जो बना हुआ है, वो 180 दिन के अंदर कंपनियां अगर इन प्रोडक्ट को बेचती है तो उन्हें इसका टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। तो 27 दिसंबर को ये मियाद पूरी हो गई, लेकिन कई सारी जो कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियां हैं, रिटेल सेक्टर की कंपनियां हैं, फार्मा सेक्टर की कंपनियां हैं, ऑटो सेक्टर की कंपनियां हैं, जो अपना ये सारा सामान नहीं बेच पाई। तो उन कंपनियों का जो करीबन 75,000 करोड़ रुपए का जो ये ओवरऑल जो एक आकलन है, जो सामान है जो अभी तक नहीं बिक पाया है, तो इनमें से कई कंपनियों ने कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया था कि ये जो सामान था वो 180 दिन में नहीं बेच पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे जो प्रोडक्ट होते हैं, महंगे प्रोडक्ट होते हैं, जिनकी जो मियाद होती है वो लंबी मियाद होती है, इस वजह से ये प्रोडक्ट नहीं बिक पाए। तो कुछ मामले कोर्ट में भी गए हैं और उसके बाद जो अभी बजट आएगा और फाइनेंस बिल के अंदर सरकार ये एक और मियाद को बढ़ा सकती है, 6 महीने की मियाद को बढ़ा सकती है और ये मियाद को 30 जून तक किया जा सकता है। और इसके बाद ये कंपनियां इन 6 महीने के अंदर इन प्रोडक्ट्स को बेचती है तो उसके बाद जो टैक्स क्रेडिट उन्हें क्लेम करना है वो क्लेम कर पाएगी। तो ये जो तमाम कंपनियां हैं, चाहे रिटेल सेक्टर की बड़ी कंपनियां की बात करें, ऑटो सेक्टर की कंपनियों की बात करें या फिर फार्मा सेक्टर की कंपनियों की बात करें, उनके लिए राहत भरी खबर होगी बजट में, क्योंकि जो उनको करोड़ों रुपए का जो टैक्स क्रेडिट का जो नुकसान हो रहा था वो उसकी भरपाई अगर जब सरकार इसकी मियाद 6 महीने और बढ़ा देगी तो ये कहीं ना कहीं उन सभी कंपनियों के लिए राहत की खबर। वाकई अनुराग, कंपनीज और साथ ही साथ कारोबारी रिटेलर्स का तो खास ख्याल आजकल सरकार रख ही रही है और उनको ये उम्मीद है कि बजट में भी उनका खास ख्याल रखा जाए। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बजट को लेकर आम लोगों से लेकर इंडस्ट्री तक तो बड़ी उम्मीदें लगाई जा रही हैं, लेकिन अलग अलग सेक्टर बजट से क्या चाहते हैं। तो रिटेल सेक्टर की हम क्योंकि बात करें तो रिटेल कंपनियों की सबसे बड़ी मांग जीएसटी तो लागू हो चुकी है, लेकिन कई और मांगे हैं जिसे रिटेलर्स इस साल बजट में पूरा करते हुए देखना चाहते हैं। अब इसके अलावा आपको बताएं कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स जो है उस पर खास तौर पर एक बड़ा फैसला लिए जाने की उम्मीद जताई जा रही है कि शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियों के शेयरों के लिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स की अवधि जो 1 साल से बढ़ाकर 3 साल की जा सकती है। इस पर आलोक हमें थोड़ा बेहतर ढंग से बता पाएंगे। एसटीसीजी, इसमें थोड़ा बहुत कुछ बड़ा फैसला आ सकता है, लिस्टेड कंपनियों के लिए बड़ा जो एक बूस्टर है ये सामने आ सकता है आलोक?
बिल्कुल, देखिए जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है इसकी वजह से अगर देखें तो मार्केट में लोग कमाई तो करते हैं लेकिन उस पर टैक्स नहीं देते हैं, क्योंकि अभी 1 साल का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का समय है। सरकार यही चाहती है कि इसको एक्सटेंड करके इसको 2 साल या 3 साल कर दिया जाए, जिससे कि लोग जल्दी से जल्दी अपना शेयर मार्केट में पैसा लगा के और तुरंत निकल कर भागने की जो एक टेंडेंसी होती है उससे कम हो और पैसा मार्केट में ज़्यादा दिन तक लगा रहे। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को लेकर सरकार ये ऐलान कर सकती है कि इसका जो टर्म है यानी कि इसकी जो मियाद है उसको बढ़ा दी जाए। अभी जो 1 साल है उसको बढ़ाकर 2 से 3 साल कर दी जाए। तो ये बहुत पॉसिबल है कि क्योंकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 1 साल होने की वजह से इसका फायदा बहुत सारे लोग उठा रहे हैं, इस पर टैक्स सरकार को नहीं मिल पा रहा है। तो ये एक खबर हो सकती है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की मियाद बढ़ा दी जाएगी। दूसरा ये हो सकता है कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की वापसी की भी बात हो रही, क्योंकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बढ़ाने से ऐसा माना यह जा रहा है कि जो FIIs हैं या बड़े इन्वेस्टर्स हैं जो कि पैसा मार्केट में लगा के तुरंत वापस ले लेते हैं तो उनके अंदर एक पैनिक फैलेगा। लेकिन माना यह जा रहा है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की वापसी करने के बजाय शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का जो ड्यूरेशन अगर बढ़ा दिया जाए तो ये समस्या खत्म हो जाएगी और सरकार को उसका जो टैक्स है वो आसानी से मिल पाएगा। और टैक्स के ही सिलसिले में कॉर्पोरेट टैक्स में यहाँ पर छूट मिल सकती है, इसकी भी संभावना जताई जा रही है इस बार। आलोक, बिल्कुल देखिए कि कॉर्पोरेट टैक्स एक ऐसा टैक्स है जिसको लेकर सभी कंपनियां एक्सपेक्ट करती हैं कि उनके कॉर्पोरेट टैक्स को कम कर दिया जाए, क्योंकि जब से यूएस में कॉर्पोरेट टैक्स का रेट में काफ़ी गिरावट आई है, करीब 19% से 18% हो गया है, तब से देश में भी ये बहुत ज़बरदस्त चर्चा है कि कॉर्पोरेट टैक्स में कमी होनी चाहिए। हालांकि जब से मोदी सरकार आई थी तब से ही उसने एक रोड मैप दिया था कि वो कॉर्पोरेट टैक्स को हटाकर 25% लाएंगे, लेकिन ये अभी तक हो नहीं सका है। हालांकि थोड़ी बहुत राहत सरकार ने पिछले बजट में दिया है, लेकिन अगर देखें तो सबसे बड़ी समस्या अभी जो छोटी कंपनियां जिनके टर्नओवर कम है उनको ज्यादा कॉर्पोरेट टैक्स देना पड़ता है। जो बड़ी कंपनियां हैं जिनका 500 करोड़ रुपए से टर्नओवर ज्यादा है उनको अगर इफेक्टिवली अभी देखें तो 25-26% कॉर्पोरेट टैक्स पड़ता है, क्योंकि उनको इंसेंटिव्स बहुत सारे एग्जाम्पशन मिल जाते हैं। लेकिन छोटी कंपनियों को नहीं मिल पाता, तो उम्मीद यही की जा रही है कि 200 करोड़ से जिनके टर्नओवर कम है उनको कहीं ना कहीं बेसिकली मिड साइज कंपनियों को बजट में राहत मिल सकती है। कॉर्पोरेट टैक्स में छूट का तोहफा बजट में वित्त मंत्री दे सकते हैं। लेकिन रेलवेज पे अगर बात ना करें तो बात अधूरी रह जाती है बजट की। और समीर इस पर हमें और एक्सक्लूसिव जानकारी देने जा रहे हैं कि रेल सफर ज्यादा महफूज रहे, खासतौर पर महिलाओं के लिए। इस बार लगता है कि बजट में जब रेल का वो सेगमेंट पढ़ा जाएगा तो उस पर सबसे ज्यादा फोकस रहने जा रहा है। समीर जी बिल्कुल, इस बार रेलवे में जैसा कि सूत्र बता रहे हैं कि 2 चीज़ों पे खास तौर पे ध्यान रहेगा। एक तो ये है कि बेसिक एमेनिटीज में सुधार और दूसरा है कि प्राइवेट पार्टिसिपेशन को बढ़ाना है, क्योंकि ग्रॉस बजटरी सपोर्ट यानी कि सरकार से जो सहायता मिलती है रेलवे को उसमें ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। तकरीबन 60 से 7-8% ही बढ़ाया जाएगा। पिछली बार तकरीबन 60,000 करोड़ का GBS दिया गया था रेलवे को, इसमें इस बार ज़्यादा सपोर्ट होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लिहाजा जो 2 फोकस एरिया रहने वाले इस बार के बजट में, एक तो यह कि बेसिक एमेनिटीज में सुधार, जैसे कि एस्केलेटर्स, 3000 के करीब एस्केलेटर स्वचालित सीढ़ियां लगाई जाएंगी, 1000 लिफ्ट लगाई जाएगी, जिसके लिए 3500 करोड़ रुपए आवंटित किया जाएगा और ये बजट में इसका ऐलान हो सकता है। यही नहीं, पीयूष गोयल जो कि पहले जो इस वक्त रेल मंत्री हैं और वो लगातार पावर सेक्टर को भी देखते आए हैं और वो स्टेशन को जगमगाना चाहते हैं LED से, और इसके जरिए वो बिजली की बचत भी कर पाएंगे। तो LED पर जो फोकस है सरकार का, उसके लिए भी 500 से 800 करोड़ का जो फंड है उसको भी आवंटित किया जा सकता है। और इस तरीके के जो कदमों से, छोटे छोटे कदमों से कोशिश ये है कि जो रेल यात्रा का अनुभव उसको बेहतर बनाना है। जबकि दूसरी तरफ प्राइवेट पार्टिसिपेशन को बढ़ाने को लेकर भी जिक्र हो सकता है और उसमें कोशिश ये की जाएगी कि जो रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोग्राम है या फिर जो अन्य सेवाएं रेलवे मुहैया कराती है ऑपरेशंस पार्ट को छोड़कर उसमें प्राइवेट पार्टिसिपेशन को बढ़ाना है। तो इन सब कदमों के जरिए रेलवे की तस्वीर और तकदीर बदलने की कोशिश है। जी बिल्कुल, और फोकस तो रहेगा भी हर सेक्टर पर, आम आदमी की उम्मीदों पर, क्योंकि आखिरी पूरा बजट है यहाँ पर साल 2019 से पहले सरकार का। तो किस तरीके से वो रिफॉर्म की गाड़ी को आगे बढ़ाते हुए जो आम लोग हैं और कॉर्पोरेट्स को भी खुश करने का काम करते हैं, ये एक बैलेंसिंग एक्ट सरकार को इस बार बजट में जरूर दिखाना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आलोक और समीर और बाकी तमाम जब हमारे संवाददाता हम तक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट बजट की पहुंचा रहे थे, उनका हम तक पहुंचाने के लिए शुक्रिया।